हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तिका। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम BRS भी कहते हैं। ये क्लास 11th का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक में से एक है। क्यों? क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है किसको ऐड करें, किसको लेस करें। तो चलिए देखते हैं क्या हम इस लेक्चर से इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो BRS को डिस्कस करने से पहले हमको BRS का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। तो चलिए BRS का बैकग्राउंड जानते हैं विद एन एग्जाम्पल। मिस्टर सैम एक बिजनेसमैन है जिन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला और वो अकाउंट खोलने के लिए उन्होंने बैंक में कुछ फंड्स डिपॉजिट करवाए। जैसे ही उन्होंने बैंक में फंड्स डिपॉजिट करवाया, वो बैंक अकाउंट उनके लिए असेट बन गया, क्योंकि इसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में मिलेगा। और वो ही मिस्टर सैम का अकाउंट बैंक के लिए क्या बन गया? लायबिलिटी, क्योंकि मिस्टर सैम का पैसा बैंक के पास पड़ा है। अब बैंक और मिस्टर सैम के बीच में ट्रांजैक्शंस को दोनों ही पार्टी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर सैम क्या प्रिपेयर करेंगे? कैश बुक। और बैंक क्या प्रिपेयर करेगा? पासबुक। अब ध्यान रखना, मिस्टर सैम बैंक अकाउंट को एज एन असेट ट्रीट कर रहा है और वहीं पे बैंक मिस्टर सैम को एज अ लायबिलिटी ट्रीट कर रहा है। क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि हम समझ सकें कि कैश बुक और पासबुक प्रिपेयर कैसे होती है। तो सबसे पहले मिस्टर सैम के बुक में कैश बुक देखते हैं। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक का डेबिट साइड इज द डिपॉजिट साइड और क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। सर क्यों? क्योंकि हमारे लिए बैंक अकाउंट क्या है? असेट है। असेट का डेबिट साइड इंक्रीजिंग है और क्रेडिट साइड क्या होता है? डिक्रीजिंग साइड, ओनली फॉर असेट्स। क्लियर हुआ? अब सबसे पहला आइटम आता है कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा पैसा बैंक के पास जमा है, वो हमारे लिए असेट बना हुआ है। वहीं पे अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब बैंक हमसे रुपया मांगता है, वो ही बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। और ये ओपनिंग बैलेंसेस कहां से आते हैं? पिछले अकाउंटिंग पीरियड से ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में कैश बुक के जनरली क्या आएगा? अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट कर रखा है या कोई डेटर से हमको चेक मिला, हमने वो डिपॉजिट किया, इन दोनों ही कारण से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए हमने क्या किया? कैश बुक के डेबिट साइड में इन दोनों को रिकॉर्ड किया। अब अगर वहीं पे हम पेमेंट साइड की बात करें तो अगर हमने बैंक से हमारे जरूरत के हिसाब से कैश विड्रॉ किया या किसी सप्लायर को हमने चेक इशू किया, जब भी वो पेमेंट करवाएगा हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? उसको कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। तो इन ट्रांजैक्शन से क्या पता चलता है? अगर किसी भी कारण से बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उसको कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर किसी कारण से बैंक बैलेंस कम होता है तो हम क्या करेंगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है? या तो डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे या क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड की तरफ आ रहा है तो पेमेंट साइड ज्यादा है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस क्या बन गया? अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट। वहीं पे अगर डिपॉजिट साइड ज्यादा है, बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वो ही बैलेंस हमारे लिए क्या बन गया? फेवरेबल। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही बैंक क्या प्रिपेयर करता है? पासबुक। अब मैंने क्या कहा था? बैंक पासबुक किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा? वो यही मानेगा मिस्टर सैम का अकाउंट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है।
तो अब जब आप पासबुक पे देखोगे तो क्रेडिट साइड आपको डिपॉजिट साइड दिखेगा और डेबिट साइड पेमेंट साइड दिखेगा, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द कैश बुक। तो अब चेक कीजिए एरोस को। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं। जो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी आ रहा था एज फेवरेबल, पासबुक में किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड में, क्योंकि एज पर बैंक सैम क्या है? हमारी लायबिलिटी है, उसका पैसा हमारे पास है, तो वो किस तरफ रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट साइड में। वहीं पे अगर ओपनिंग बैलेंस पासबुक में डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम सैम के लिए लायबिलिटी हैं, हमारा पैसा सैम के पास पड़ा है, वो हमारे लिए असेट है, तो हमने तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा है, तो मिस्टर सैम ने कैश बुक में कहाँ लिखा होगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, जैसे बैंक में हमने रुपया डिपॉजिट किया, बैंक के लिए लायबिलिटी बढ़ गई, तो बैंक क्या करेगा? उसको अपने क्रेडिट साइड में लिखेगा। कोई चेक जमा करवाते हो, जैसे ही वो चेक क्लियर होगा, बैंक पासबुक में क्रेडिट करेगा। आपने कुछ रुपया विड्रॉ किया, आपने तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी कम कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा? डेबिट कर देगा। आपने किसी को चेक इशू किया, वो बैंक में गया, पेमेंट निकाला, जैसे ही उसने पेमेंट विड्रॉ किया बैंक से, बैंक के लिए लायबिलिटी कम हो गई, बैंक ने उसको डेबिट कर दिया। अब यहां पे दो पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, चेक डिपॉजिट और चेक इशूड। आप जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं, उसकी एंट्री आप कैश बुक में हाथों हाथ कर देते हैं, लेकिन बैंक हाथों हाथ नहीं करता है। क्लियरिंग में टाइम लगता है, से 2 दिन 3 दिन। बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? 3 दिन के बाद। तो अगर आज आपने चेक डिपॉजिट किया और कल आप कैश बुक और पासबुक को मैच करने बैठ गए, तो आपके कैश बुक में तो उसका रेफरेंस आ रहा है, उस एंट्री, वो एंट्री का रेफरेंस दिख रहा है, लेकिन पासबुक में वो एंट्री का रेफरेंस नहीं दिखेगा। तो गलती किसकी है? सर किसी की नहीं है। वैसे क्या वैसे, सपोज करो आपने अपने एम्प्लॉय को उसकी सैलरी का चेक दिया, आपने तो अपने कैश बुक में एंट्री कर दी पेमेंट की, लेकिन किसी कारण से वो एम्प्लॉय हाथों हाथ वो चेक को इनकैश नहीं करवा पाया, तो क्या बैंक एंट्री करेगा? बैंक एंट्री कब करेगा? जब वो एम्प्लॉय बैंक में जाकर के उस चेक के अगेंस्ट में पेमेंट लेगा। अगर इस दौरान आपने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया, अगेन कैश बुक में तो उस एंट्री का रेफरेंस मिलेगा, पासबुक में नहीं मिलेगा। गलती किसी की नहीं है। क्लियर हुआ? अब ये क्यों समझा रहा हूं, ये आपको अगले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा पासबुक में देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो रेड में हैं, वो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं दिखेंगे। तो पहले उन ट्रांजैक्शंस के बारे में समझते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में देखेंगे, बाय डायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में रुपया डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। अब हमको तो नहीं पता, तो हमने कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं की, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री आ गई है। वैसे क्या वैसे, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास जमा था, बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा, तो मंथ एंड में बैंक ने हमारे बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, दे दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता, आपने एंट्री नहीं की। क्लियर हुआ? वैसे क्या वैसे डेबिट साइड में देखेंगे, 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहला होगा स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? कुछ रिकरिंग खर्चे होते हैं बिजनेस के, से रेंट। तो बिजनेस क्या कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ बैंक को, कि इस पर्टिकुलर अकाउंट में हर महीने आप इतना रुपया ट्रांसफर कर दीजिए। अगर मैं इजी वे में कहूं, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने आपके रुपए कटते हैं, लोन की ईएमआईज कटती है, तो हर बार आप चेक इशू नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसका पता कब चलता है आपको?
जब आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आता है। तो उससे पहले क्या आपने कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है? सर नहीं। तो डिफरेंस आया। वैसे का वैसे बैंक अपने सर्विसेज के लिए हो सकता है कोई चार्जेस आपसे ले, आपके अकाउंट को डेबिट कर दे फॉर द चार्जेस, से एटीएम चार्जेस, चेकबुक चार्जेस। उसका भी पता आपको कब चलता है? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आता है। अब देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस आप पहले रिकॉर्ड करते हैं, बैंक बाद में करता है। कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक पहले करता है और आप बाद में करते हो। इसी कारण से आपके हिसाब से जो बैंक में बैलेंस है और बैंक के हिसाब से जो बैंक में बैलेंस है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। गलती किसी की भी नहीं होगी, लेकिन डिफरेंस तो है। अब इसी डिफरेंस को जानने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच टैलीज द बैलेंस एज पर कैश बुक विथ द पासबुक। अगर मैं इजी वे में बात करूं, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक अकाउंट होल्डर बनाता है। ये नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता, जस्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कैश बुक में बैंक बैलेंस आ रहा है और जो पासबुक में बैंक बैलेंस आ रहा है, उसके डिफरेंसेस को हम हाईलाइट करें। क्लियर हुआ? तो बीआरएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक। अब देखते हैं ये बीआरएस बनता कैसे है। इस बीआरएस को बनाने के दो बेसिक मेथड्स हैं। पहला मेथड में हम अपने कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें सारे डिफरेंसेस, चाहे वो कैश बुक के ओमिशंस हो या पासबुक के ओमिशंस हो, सारे डिफरेंसेस को हम एक जगह लिख देंगे। अब सबसे पहले हम इसी मेथड पे फोकस करते हैं। तो ये मेथड में सबसे पहला स्टेप आता है, आपको ओपनिंग बुक को पहचानना है। सर ये ओपनिंग बुक क्या होती है? ओपनिंग बुक का मतलब होता है जिस बुक के हिसाब से आपको बैंक बैलेंस पता है। रियल लाइफ में आपका ओपनिंग बुक जनरली क्या रहेगा? कैश बुक, क्योंकि वो आपके पास है। बट फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, क्वेश्चन में ओपनिंग बुक कौन सा होगा? जिसके हिसाब से बैंक बैलेंस आपको प्रोवाइडेड है। जैसे कि अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक ओपनिंग बैलेंस बन गया, लेकिन कौन सा? फेवरेबल। अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है आपको तो क्या बन गया? वो अनफेवरेबल बैलेंस, लेकिन ओपनिंग बुक क्या रहेगा? कैश बुक। वहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो आपका ओपनिंग बुक क्या बन गया? पासबुक, लेकिन फेवरेबल बैलेंस। वहीं पे अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, जिसका बैलेंस आपको दिया हुआ है वही आपका ओपनिंग बुक है। क्लियर हुआ? एक बार आपने ओपनिंग बुक डिसाइड कर लिया, उसके बाद पूरा जर्नी बहुत ही ईजी है। सर कैसे? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जिसके कारण कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस आ रहा है, हम उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे ओपनिंग बुक पे देखेंगे। मतलब कि अगर आपका ओपनिंग बुक कैश बुक है तो उस डिफरेंस के कारण हमारा कैश बुक के बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? थर्ड स्टेप, जैसे हमको पता चला कि किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण हमारे ओपनिंग का बुक का बैलेंस या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस इफेक्ट को नलीफाई कर दो, मतलब रिवर्स कर दो। यही आपका बीआरएस है। सर कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको प्रोवाइडेड है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 80,000। तो ये लाइन देखते ही आपको समझना है आपका ओपनिंग बुक क्या बन गया? कैश बुक।
उसके हिसाब से बैलेंस कितना है 80,000। अब आपने कॉज ऑफ डिफरेंस आइडेंटिफाई किया कि चेक इशूड फॉर ₹20,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या हुआ, आपने किसी को एक चेक इशू किया था 20,000 का, तो चेक इशू करते ही आपने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी और इस एंट्री के कारण कैश बुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि आपने पेमेंट किया है। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति बैंक में जाकर के वो पेमेंट विड्रॉ नहीं किया है अभी तक, तो बैंक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो बैंक में उसका बैलेंस बढ़ गया। क्लियर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा बैलेंस 20,000 से कम दिखाया जा रहा है, पासबुक में 20,000 से बैलेंस ज़्यादा होगा। अब एक बात बताइए, आपके पास बैलेंस किसका है, कैश बुक का। आपको किसका जानना है, सर पासबुक का। तो आप क्या करोगे, कैश बुक में ये 20,000 ऐड कर दोगे। समझ में आया। तो अगर आपका कैश बुक बैलेंस कितना बता रहा है 80,000, तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना रहा होगा 1 लाख। क्लियर हुआ। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। सबसे पहले आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जैसे हमारे एग्जांपल में है 30 अप्रैल 2020। मतलब हमको बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट पे बनाना है जहां पे हम कैश बुक और पासबुक की ट्रांजैक्शंस को टैली करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखते हैं फॉर्मेट कैसा रहता है। सबसे पहले आपको दिखेंगे कॉलम्स ऑफ द बीआरएस, पर्टिकुलर्स, प्लस, माइनस। प्लस कॉलम में वो सारे आइटम्स आएंगे जिसके कारण से हमको हमारे ओपनिंग बुक को इंक्रीज करना है, और माइनस कॉलम में क्या आएंगे, जिसके कारण से हमको अपने ओपनिंग बुक को डिक्रीज करना है। क्लियर हुआ। अब पहला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है अपने को, बैंक बैलेंस एज पर ओपनिंग बुक। मतलब जिस बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है सबसे पहले आप वो लिखिए। फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हुआ। अब अगर वो बैलेंस फेवरेबल है तो वो प्लस कॉलम में आएगा, वहीं अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है तो वो माइनस कॉलम में आएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद जो भी इंक्रीज करने वाले आइटम्स हैं वो पहले आप लिखेंगे इन द प्लस कॉलम, और जो डिक्रीज करने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप लेस में लिखेंगे इन द माइनस कॉलम। क्लियर हुआ। इसके बाद प्लस की टोटल और माइनस की टोटल का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया है तो ये आपके लिए क्लोजिंग बुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो आप प्लस के कॉलम में लिखेंगे। वहीं पे अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो आप माइनस कॉलम में लिखेंगे और सामने क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर क्लोजिंग बुक। क्लोजिंग बुक कौन सा होगा, अगर आपका ओपनिंग बुक कैश बुक है तो आप किसका बैलेंस जानना चाहते हैं, पासबुक का, तो आपका क्लोजिंग बुक क्या बन गया, पासबुक। वहीं अगर आपका ओपनिंग बुक पासबुक है तो आप किसका बैलेंस जानना चाहते हो, कैश बुक का, तो कैश बुक क्या बन जाएगा, आपका क्लोजिंग बुक। क्लियर हुआ। हालांकि हमने पहले भी कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस के कॉजेस के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अब हम ये सारे पॉइंट्स डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आएगा वो आइटम्स जिसके कारण कैश बुक का बैलेंस पासबुक के मुकाबले ज़्यादा रहता है। इस स्लाइड में हम लोग का डिस्कशन पूरा कैश बुक पे फोकस करेगा, हालांकि पासबुक के भी ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पे रहेगा, कैश बुक पे। क्लियर हुआ। तो पहला आइटम देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया है लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब हमारे बैंक में उसका पैसा अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमने डिपॉजिट किया, हमने अपने कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो अब पासबुक से मिलाने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को कम कर देंगे। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्या होता है? अगर आपने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा है बैंक को कुछ मंथली पेमेंट्स को लेकर के, बैंक वो पेमेंट कर भी देता है, लेकिन उसका आइडिया आपको कब पता चलता है? जब आप पासबुक को देखते हो। अब उसकी एंट्री तो पासबुक में हो रखी है, कैशबुक में हो नहीं रखी है। इस पेमेंट के एंट्री के कारण पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक का बढ़ गया। समझ में आया? तो अब अगर अपने को मैच करना है तो क्या करेंगे? कैशबुक के बैलेंस को कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय बैंक। बैंक क्यों डेबिट करता है? अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, या उसकी सर्विसेज के लिए वो चार्जेस क्लेम कर सकता है। अगर किसी भी कारण से बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करता है, इसका मतलब पासबुक में पेमेंट की एंट्री हुई है, पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक के हिसाब से बैलेंस बढ़ गया। अब मैच करने के लिए क्या करेंगे? कैशबुक के बैलेंस को कम कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट आता है चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड या बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इनका इंपैक्ट एक ही होता है। हमने चेक डिपॉजिट करवाया, उसकी एंट्री हमने कैशबुक में की, इसके कारण कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आगे चल के वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डिपॉजिट की एंट्री बैंक में कभी हुई नहीं, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। मैच करने के लिए क्या करोगे? कम कर दोगे। वहीं पे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? हम यहां पे बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, बिल रिसीवेबल की। अगर सपोज कीजिए आपने किसी को गुड्स बेचा है और वो आपको हाथों हाथ पेमेंट नहीं कर पाता, तो आप क्या करते हो? उसके ऊपर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल ड्रॉ करते हो। उसके लिए वो बिल्स पेबल है, आपके लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। वो बिल वो एक्सेप्ट करता है और आपको दे देता है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको पेमेंट करेगा, से 3 मंथ्स के बाद। अगर आपको 3 महीने के लिए रुपए की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो? वो बिल बैंक के पास जाकर के डिस्काउंट करवा सकते हो। मतलब आप बैंक को कहोगे कि इस बिल के अगेंस्ट में मेरे को 3 महीने के बाद पेमेंट मिलना है, आप इसके अगेंस्ट में आज ही हमको अमाउंट दे दीजिए। समझ में आया? अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक्स को माल बेचा उस 40,000 का, उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया 40,000 का। हम बैंक के पास गए, बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाया। बैंक ने इंटरेस्ट काट के, जिसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, हमको 39,000 रुपीज़ आज की डेट में दे दिया। अब बैंक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 महीने के बाद मिस्टर एक्स उनको 40,000 दे देंगे और ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। इन एनी केस अगर ड्यू डेट पे वो बिल मिस्टर एक्स ऑनर नहीं कर पाते हैं, तब बैंक क्या करेगा? बैंक हमारे अकाउंट से उस 40,000 को डेबिट कर लेगा। समझ में आया? तो इसकी एंट्री कहाँ हो गई डिसऑनर की? पासबुक में। इसके कारण क्या हुआ? पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस 40,000 से कम है, और अगर हम कैशबुक की बात करें तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है रॉन्ग डेबिट इन कैशबुक। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, किसी कारण से कोई गलती से हमने कैशबुक में कोई डेबिट की एंट्री कर दी, डिपॉजिट की एंट्री कर दी, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया। मैच करने के लिए क्या करोगे? कैशबुक को कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। पासबुक में डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? पेमेंट की एंट्री करना। तो इससे पासबुक का बैलेंस कम हो गया, और अगर कैशबुक के नज़रिए से देखें तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया। टैली करने के लिए क्या करोगे? कम कर दोगे। नेक्स्ट आता है अंडर कास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। अंडरकास्टिंग का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई एक साइड की टोटल कम हो जाती है। ओवरकास्टिंग का मतलब किसी एक साइड की टोटल बढ़ जाती है। रॉन्ग टोटलिंग कह सकते हैं, रॉन्ग बैलेंसिंग कह सकते हैं, किसी भी कारण से।
तो अगर मेरा कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक का डिपॉजिट साइड ओवरकास्ट हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। तो मैच करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक के बैलेंस को कम कर दोगे। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट सेम है, मैं चाहे अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड कहूं या ओवर कास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड करूं, बात एक ही है। क्लियर हुआ? इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो टैली करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक के बैलेंस को कम कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है ओवर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ पासबुक। मतलब पासबुक के पेमेंट साइड को हमने ज्यादा बता रखा है। तो अगर पासबुक का पेमेंट साइज ज्यादा है तो उसका रिसिप्ट साइड कम हुआ हुआ है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हुआ हुआ है। तो इन कंपैरिजन ऑफ पासबुक कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा। तो टैली करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक के बैलेंस को कम कर देंगे। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट सेम है, अंडर कास्टिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ द पासबुक। मतलब पासबुक का रिसिप्ट साइड कम हुआ हुआ है तो पासबुक का बैलेंस भी कम है, उसके कंपैरिजन में कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हुआ है। तो मैच करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक के बैलेंस को कम कर देंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे? ऐसे आइटम्स जिसके कारण पासबुक का बैलेंस कैश बुक से ज्यादा होता है। तो पहला आता है डायरेक्ट ट्रांसफर्स मेड बाय कस्टमर। कई बार हमारे कस्टमर या हमारे डेटर्स हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं। अब उसका ज्ञान हमको कब मिलता है? जब हम पासबुक को देखते हैं। लेकिन वो डिपॉजिट की एंट्री कहां हो रखी है? पासबुक में, जिसके कारण पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो इन कंपैरिजन ऑफ पासबुक कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। तो टैली करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में हम उन आइटम्स को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। अगर हमारे बैंक में फंड्स डिपॉजिटेड है, उसके अगेंस्ट में बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ हुई होती है? पासबुक में। बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट को क्रिएट कर देता है। लेकिन इसकी नॉलेज हमको कब मिलती है? पासबुक देखने के बाद। तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई हुई है, तो इसके कारण कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। तो टैली करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट और डिविडेंड, और इनफैक्ट मैं कहूंगा एनी इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब हमारे बिहाफ में अगर बैंक कोई भी तरह का इनकम कलेक्ट करता है, हमने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं, तो क्वार्टरली बेसिस या सेमी एनुअली बेसिस पे वो कंपनीज हमको डिविडेंड्स या इंटरेस्ट देती है। तो उन्होंने डायरेक्टली हमारे बैंक में क्रेडिट करवा दिया है अमाउंट को। तो पासबुक में तो एंट्री हो गई, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम है एज कंपेयर टू पासबुक। टैली करने के लिए क्या करोगे? कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दोगे। नेक्स्ट आता है रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। जैसे रॉन्ग डेबिट था वैसे ही रॉन्ग क्रेडिट भी हो सकता है। किसी कारण से हमने कैश बुक के पेमेंट साइड में कोई आइटम लिख दिया है, उससे क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया एज कंपेयर टू पासबुक। तो हम क्या करेंगे? कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। मतलब पासबुक में गलती से कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है, मतलब उन्होंने डिपॉजिट की एंट्री कर दी। इससे क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का तो अभी भी कम ही है। टैली करना है, क्या करोगे? कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है ओवरकास्टिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ द पासबुक। बहुत सिंपल है, पासबुक का रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस भी ज़्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। अब मैच करना है अपन को, हम क्या करेंगे?
कैश बुक में उतने ही अमाउंट को ऐड कर देंगे ताकि कैश बुक और पासबुक बराबर पोजीशन में आ सके। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है अंडर कास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द पासबुक। देखो सेम चीज़ है, आप अगर रिसिप्ट साइड को ओवरकास्ट कह रहे हो या पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कह रहे हो, इसका इफेक्ट क्या रहेगा? पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ हुआ रहेगा। अब अगर कैश बुक को उससे टैली करना है तो क्या करोगे? कैश बुक में भी अमाउंट ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है अंडर कास्टिंग ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब डिपॉजिट साइड को हमने अंडर कास्ट कर दिया। किसके? कैश बुक के। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो अगर पासबुक से मैच करना है तो क्या करेंगे? कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। ओवरकास्टिंग ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक वही चीज़ है। आप रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट कहो या पेमेंट साइड को ओवरकास्ट कहो, इफेक्ट तो वही रहेगा, कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। तो अगर टैली करना है तो क्या करोगे? कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने अपने सप्लायर को चेक इशू कर दिया या हमारे एम्प्लॉय को चेक इशू कर दिया। किसी भी पार्टी को अगर हमने पेमेंट के लिए चेक इशू किया है लेकिन बीआरएस वाले दिन वो अभी तक बैंक से वो पेमेंट विड्रॉ नहीं किया, तो क्या उसकी एंट्री बैंक में हुई होगी? नहीं। कहाँ हुई है? कैश बुक में। किसकी एंट्री हुई है? पेमेंट की। इसके कारण कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है। टैली करना है आपको, क्या करोगे? कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देंगे। समझ में आया? अब हमने 20-22 आइटम डिस्कस किए और मैंने हर आइटम का सॉल्यूशन क्या कहा? कैश बुक को बढ़ा देंगे, कैश बुक को कम कर देंगे। लेकिन क्या हम एक्चुअली कैश बुक को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? नहीं। वी आर नॉट चेंजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये चीज आप दिमाग में सेट कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा सर गलती तो पासबुक की है, हम कैश बुक में चेंजेस क्यों ला रहे हैं? हम कैश बुक में भी चेंज नहीं ला रहे हैं और पासबुक में तो हम ला ही नहीं सकती। वो कौन मेंटेन करता है? बैंक। हम क्या कर रहे हैं? एड या लेस कहां कर रहे हैं? इन अ स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव रेक्टिफिकेशन नहीं था, सिर्फ टैली करना था। वो ये जानना चाहता था कि अगर हमको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक का बैलेंस क्या रहा होगा। सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आने थे, इसीलिए हम लोग कैश बुक में ऐड या लेस जो कर रहे हैं उससे हमारे कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम जब बीआरएस बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसका हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। पहले मेथड में क्या था? हम कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, बट रियल लाइफ में जब पासबुक आता है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आता है, तो एक बिजनेसमैन सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट्स लाता है। कैसे? जो जो गलतियां उसको कैश बुक में दिख रही है, मतलब कोई ओमिशंस हैं, कोई रॉन्ग डेबिट्स हैं या रॉन्ग क्रेडिट हैं, तो हम बीआरएस पहले नहीं बनाएंगे, पहले अपने कैश बुक को एडजस्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। समझ में आया? मतलब जो भी डिफरेंसेस है उसमें सबसे पहला काम क्या करोगे? आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि कैश बुक की गलतियां कहां कहां हैं और उसको डायरेक्टली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, देखो पहली बार कह रहा हूं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वजह से जो भी चेंजेस आने हैं उनको चेंज कर दो। मतलब एक कैश बुक प्रिपेयर करो और जो आइटम्स आपको रेक्टिफाई करने हैं उसको पहले ठीक करो कैश बुक में। समझ में आया? तो आपका कैश बुक अप टू डेट हो गया। इसके बाद आप एक नॉर्मल बीआरएस बनाओगे, लेकिन इस बार ओपनिंग बुक क्या रहेगा? वो एडजस्टेड कैश बुक का
बैलेंस जो आपके पास आया था। समझ में आया? तो उन डिफरेंसेस में अभी तक आपने किसको रेक्टिफाई किया है? सिर्फ कैश बुक के एरर्स को। क्या पासबुक के एरर्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? वो जो पासबुक के एरर्स से वो ही आपके बीआरएस में आएंगे। अब सिंपल है, सेम ओल्ड। उन एरर्स के कारण हमारे ओपनिंग बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अब अगर उसके कारण वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करोगे? कम कर दोगे। और वैल्यू कम हो रही है तो क्या करोगे? बढ़ा दोगे। समझ में आया? तो विद एडजस्टिंग द कैश बुक का मतलब यही होता है, बिजनेसमैन क्या करता है? पहले अपने कैश बुक के एरर्स को रेक्टिफाई करता है और बाकी आइटम से एक नॉर्मल बीआरएस प्रिपेयर कर लेता है। क्लियर हुआ? ये था कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।